नमस्कार, मैं हूँ सृजना मित्तल. I am a member of Devditi Foundation and I'm associated with Devditi Foundation for the last 4 years now. And to let you know that Devditi Foundation is a socio-cultural organization. हम लोग बहुत तरह से काम करते हैं. हमारा एक मुहिम है अपने कल्चर को प्रमोट करना. तो कल्चर को प्रमोट हम कई तरीके से करते हैं. हम अपने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. हम साड़ियों को प्रमोट बहुत करते हैं, इंडियन वीवर्स को प्रमोट करते हैं. हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे जो आगे वाली जनरेशन है, वो भी इस कल्चर को सीखे और इस कल्चर के अंदर वो भी उतना ही सहयोग दे जितना कि हमने दिया है अभी तक. और देवदीति फाउंडेशन बिलीव करती है कि जो हम करेंगे वही हम सिखाएंगे. जो बच्चा देखेगा वही तो सीखेगा. और हमारी इसको फाउंडेशन को शुरू किया सपना खंडेलवाल जी और वंदना गुप्ता जी ने. दे आर बोथ को फाउंडर्स ऑफ दिस एसोसिएशन. और आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है, इसमें बहुत बड़ा योगदान है हमारी मेंबर भारती अग्रवाल जी का, टू ब्रिंग नंदिता जी हियर. सो भारती जी, थैंक यू सो मच. वी विल अनम्यूट भारती जी फॉर अ सेकेंड. भारती जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. एंड मैं भारती जी को थैंक यू करती हूँ बहुत बहुत कि वो नंदिता जी को लाई यहाँ पर. थैंक यू सो मच नंदिता फॉर कमिंग हियर. नंदिता मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड हमेशा से रही है, बहुत अच्छी फ्रेंड. शी इज लाइक फ्रेंड से ज्यादा मेरी एक बहुत प्यारी सी सहेली है. आई वुड लाइक टू स्पीक इन हिंदी नंदिता. हमारे इस एसोसिएशन में सब हिंदी में ज्यादा बात करते हैं, ठीक है जी. और जैसे भारती जी बता रही हैं कि हम हिंदी में बात करते हैं, हमने एक और मुहिम आजकल उठाया है कि हम हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, भाषा को प्रमोट करेंगे. हमारे बच्चे क्या कहते हैं, यूं कहते हैं, अरे हिंदी में बताओ गिनती, हमें तो आती नहीं हिंदी में तो आती नहीं, अंग्रेजी में बताओ क्या होता है. उन्हें कह दो 70, वो 2 मिनट तो ऐसे देखेंगे, उन्हें समझ ही नहीं आया हमने क्या बोला. नंदिता विल नॉट एग्री विद दिस बिकॉज नंदिता खुद हिंदी मीडियम सरदार पटेल से पढ़ी हुई है. तो शुरू से इनको हिंदी में एकदम हाथ इनका एकदम साफ है. बट यस, हम लोग इसीलिए इस मुहिम को हमने उठाया है. देवदीति फाउंडेशन इसके साथ बहुत सोशल वर्क भी करती है. जैसे हम लोग ने एक बार जाके लेपर्स कॉलोनी में जाके हमने खाना बांटा था. मैं जिस टाइम पे देवदीति में आई, मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये कैसे लेपर्स कॉलोनी में हम लोग जाएंगे, कोई छू ना दे, कोई कुछ कर ना दे. बट ट्रस्ट मी, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा. इतना अच्छा लगा, वो लोग खुद इतने सेंसिटिव थे इस बात को लेके कि कोई आसपास हमारे कोई हमें छू ना दे. तो वो देख के मुझे बहुत बहुत खुशी हुई. और वही टाइम था जब मैं देवदीति से एकदम टोटली कंप्लीटली जुड़ गई थी. With this, I will introduce Nandita Rao a little. Nandita, I know her as a kid. I know her as a young school-going kid. और जब ये छोटी थी तो पता है क्या होता था, हम लोग जब कहीं पे मिलते थे या कहीं कोई बात होती थी, कुछ गलत हो रहा होता था ना, ये एकदम ना लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी. मुझे पकड़ना पड़ता था, नॉनी शांत हो जा, इट्स ऑल राइट नंदिता, कूल डाउन. एंड शी वाज लाइक, क्यों ये ऐसे क्यों है, ये गलत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए. तो नंदिता इज अ लॉयर नॉट बिकॉज शी वांटेड इट एज अ प्रोफेशन. शी इज अ लॉयर बिकॉज इसके अंदर एक जज्बा है लोगों के राइट्स के लिए लड़ने का. तो ये लॉयर इसलिए नहीं है कि भाई एक प्रोफेशन है, चलो माय ब्रेड एंड बटर, आई विल अर्न मनी आउट ऑफ इट. नो, शी इज अ लॉयर बिकॉज ये चाहती है कि लोगों को उनके राइट्स मिले, हम विमेन को हमारे राइट्स मिले. और इसीलिए आज ही हमारे साथ यहाँ पर है. सो ओवर टू नंदिता टू टेल अस अबाउट आवर राइट्स. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. भारती, who is a very dear friend, and I'm so grateful she suggested me, and Gudiya Didi, who I have been a fan of since my childhood, officially known to you as Srajna Mittal, but for me she will always be Gudiya Didi. So मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों का इतना बड़ा संगठन है. और मुझे सृजना जी ने भेजे कि आप लोगों ने कितने वेबिनार्स इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे किए हैं. बिकॉज पीपल हैव दिस ओपिनियन कि इफ यू आर अ लेडी और इफ यू आर अ हाउसवाइफ और इफ यू आर मदर, देन आपको सिर्फ एक ही टॉपिक में इंटरेस्ट है एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ द होल वर्ल्ड. उनको ये समझ नहीं है कि अ लेडी कैन चूज to look after a home and family and yet be very intellectual and interested in participating in society in other ways, maybe not taking a salary.
सो आई मीन आपका ऐसा एक संगठन है, इतने तरह के वेबिनार्स आप कर रहे हैं, इतनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, इसको सुन के आई फील सो इंस्पायर्ड। और मेरे को और भी ज्यादा खुशी हो रही है कि आपने मुझे इनवाइट किया और मैं इस मुहिम में पार्टिसिपेट कर पाई। महिला अधिकार जो है ये मेरे दिल से बहुत ही क्लोज एक सब्जेक्ट है, और इसी सब्जेक्ट से मोटिवेट होके मैं लॉयर बनी। वैसे मेरी स्टडीज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स में थी, बट आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द राइट्स ऑफ पीपल, और मुझे बाहर के राइट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना अपने घर के राइट्स में था। क्योंकि बचपन से मैं देखती थी कि कैसे एक पुत्र प्रेम हमारे समाज में है, और लड़कियां ज्यादा होशियार होने के बावजूद, कॉम्पिटेंट होने के बावजूद कई बारी रह जाती थी, वाइफ्स को अपने राइट्स नहीं मिलते थे। तो इस कारण से मुझे विमेन्स राइट्स में बहुत इंटरेस्ट था, और लॉयर बनने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद महिलाओं को बहुत अधिकार मिले हैं, लेकिन शायद कहीं इन अधिकारों की एक जानकारी नहीं है। लेकिन इससे बड़ी समस्या ये है कि आप अगर अपने सर्विस लॉ में जाते हैं तो आप एक बॉस के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप लेबर लॉ में जाते हैं तो आप एक एम्प्लॉयर के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप रिकवरी सूट में जाते हैं तो आप अपने बिजनेस पार्टनर के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन फैमिली लॉ में आप अपने फादर के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपने ब्रदर के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपने हस्बैंड के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप उन लोगों से अपने अधिकार मांग रहे हैं जिनको आप इतना प्यार करते हैं, जिनको आपने पाला पोसा है, जिनके लिए आप जान देने को तैयार हैं। तो मोस्ट ऑफन देखा जाता है कि महिलाओं के अधिकार सबसे पहले महिलाएं ही दे देती हैं, ये जानकर भी कि ये मेरा अधिकार है, क्योंकि ये अधिकार हमें अपने लव्ड वन से लेने होते हैं। हम उनको त्याग देते हैं और हम कहते हैं कि चलो छोड़ो, जिस दिन ये अपने अधिकार हमें खुद देने को तैयार हो जाएंगे, उस दिन हम अपने अधिकारों को इनसे खुशी खुशी लेंगे। लेकिन हम उन लोगों से अपने अधिकार कोर्ट में नहीं लेंगे जिनसे हम प्यार करते हैं। तो इस पर मेरा सबसे पहला ये कहना है कि अगर जिनको हम प्यार करते हैं, जिनको हमने पाला पोसा है, वो गलत काम कर रहे हैं, तो उनको सही राह पे लाना, दिस इज टफ लव। सो ठीक है, शायद आप अपने ब्रदर के खिलाफ अपने हक के लिए केस डालें, या अपने हस्बैंड से आप अपना राइट मांगे, तो वो जरूर नाराज होंगे, शायद कुछ वक्त आपसे बात ना करें, लेकिन एंड में उनको ये एहसास होगा कि उनकी खुद की बेटी को ये हक मिल सकता है और हम एक बेहतर समाज में रहने के लिए जाएंगे। तो मैं आपको आज सारे अधिकार बताऊंगी, मदर इन लॉ के पर्सपेक्टिव से, डॉटर इन लॉ के पर्सपेक्टिव से, सिस्टर के पर्सपेक्टिव से, ब्रदर के पर्सपेक्टिव से, और कैसे इन अधिकारों को अगर हम अमल में लाएं तो हम एक बेटर सोसाइटी में रहेंगे, और महिलाओं के लिए बेटर सोसाइटी, बेटर फैमिली इज व्हाट वी वांट। सो सबसे पहले मैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आती हूं, हिंदू सक्सेशन एक्ट। क्योंकि आजकल आप लोग अखबार में पढ़ रहे होंगे, बहुत चहल पहल होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को बेटों से बराबरी का अधिकार दिया है, और इससे हमारे हिंदू फैमिली में, जॉइंट फैमिली में बहुत कंफ्यूजन आ गई है। क्योंकि आज तक 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, 1956 से पहले हिंदू लॉ से सक्सेशन होता था, यानी कि जितना भी फैमिली की प्रॉपर्टी थी, हम लोग हिंदू जॉइंट फैमिली में रहते थे, एक कॉमन किचन था, सारे ब्रदर्स, बहुएं, बच्चे एक ही किचन से खाते थे, चाहे वो अलग अलग फ्लोर पे रह रहे हो, अलग अलग रूम में रह रहे हो, और जितनी इनकम थी, जितनी प्रॉपर्टी थी, हम कॉमन हौच पौच में डाल देते थे कि फादर को सब लोग पैसा दे देते थे, वो करता थे, वो घर चलाते थे। और बेटियों के लिए क्या था, उनकी शादी हो जाती थी, वो दूसरी जॉइंट फैमिली में चली जाती थी, उनको गहना, कपड़ा, ये सब चीजें दे दी जाती थी, जो कि उनका स्त्री धन बन जाते थे। पर उनको
हिंदू जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं दिया जाता था, उनको अपने हस्बैंड लुक आफ्टर करेंगे, ये हमारी सोच थी। तो जब 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आया तो हमारे पार्लियामेंट ने ये सोचा कि जिस फैमिली में हिंदू जॉइंट फैमिली नहीं है, यानी कि आप आईएएस ऑफिसर हैं या आप पायलट हैं या आप अपनी इनकम खुद कमा रहे हैं, तो आप विल से अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हैं, अपने बेटा बेटी को दे सकते हैं, अपनी वाइफ को दे सकते हैं, किसी समाज सेवी ट्रस्ट में डाल सकते हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को आप किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में पैदा होते ही बेटों का हक था। तो ये प्रॉपर्टी में दादाजी सिर्फ मैनेजर थे, मालिक नहीं थे। जैसे पोते पैदा होते थे वो इस प्रॉपर्टी में हकदार बन जाते थे। अब 1956 में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एयर्स आए। क्लास 1 एयर्स यानी कि वाइफ और बच्चे, क्लास 2 और मदर, और क्लास 2 एयर्स यानी कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और फादर। सो जो आदमी की सेल्फ अर्न्ड इनकम थी, एज अ लॉयर, एज अ इंडिविजुअल बिजनेसमैन, एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वो जो प्रॉपर्टी थी वो एचयूएफ में नहीं जाती थी। अगर वो विल बना देते तो वो सारी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को दे सकते थे, बच्चे भी उसमें हक नहीं मांग सकते थे। लेकिन अगर वो विल नहीं बनाते तो उनकी वाइफ, बच्चे और विडो को प्रॉपर्टी जाती, मतलब मदर को, अगर वो विल नहीं बनाते। लेकिन एचयूएफ प्रॉपर्टी, एचयूएफ मतलब जो हम कहते हैं कोपार्टनर्स, कोपार्टनर्स को कहते हैं हम वारिस। दैट पुराने जमाने में जैसे ही बेटा पैदा होता था वो जॉइंट फैमिली बिजनेस का वारिस बन जाता था, तो विल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। जो बेटा पैदा होता था, यानी कि अगर 5 भाई हैं और एक का कोई बच्चा नहीं है, वो अपनी वाइफ को अपना हिस्सा नहीं दे सकते थे, उनका हिस्सा भी बाकी भाइयों के बेटों को चला जाता, जिसको एचयूएफ के को-पार्टनर या हम वारिस कहा जाता था। अब 1956 में ये लॉ आया कि अगर मेरा कोई बच्चा नहीं है और मेरी एचयूएफ की प्रॉपर्टी है तो मेरे मरने के टाइम वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की तरह मेरी वाइफ को चली जाएगी, लेकिन डॉटर्स को कोई राइट नहीं मिलता था। तो 2005 में पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट लाया कि सिर्फ बेटे हम वारिस नहीं है, बेटियां भी हम वारिस हैं। तो अगर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है उसमें बेटे और बेटी बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन और प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि बेटी को शादी के टाइम बहुत ज्वेलरी, पैसा, प्रॉपर्टी उसके ससुराल में दिया गया, और भाइयों ने कहा कि बेटी को अपने हस्बैंड के थ्रू वहां भी हक मिल रहा है और यहाँ भी हक मिल रहा है। लेकिन बेटियों ने ये कहा कि हमारे हस्बैंड को हक मिल रहा है लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर हमारी शादी खराब हो जाती है, हमारे हस्बैंड हमें डिवोर्स दे देते हैं, तो हमारे नाम में कुछ नहीं है। यहां हमें पिताजी ने दे दिया ज्वेलरी वगैरह, तो वो ज्वेलरी के अलावा हमारे हक में कुछ नहीं है। तो नाउ व्हाट सुप्रीम कोर्ट डिड, अभी तक 2005 में ये राइट आया था, तो 2005 से पहले जिन फैमिलीज में पार्टीशन हो गया था उसमें डॉटर्स को ये राइट नहीं मिलता था। लेकिन 2005 अब सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है 2020 में कि ये जो लॉ है हम वारिस होने का, ये रेट्रोस्पेक्टिव है। तो जिस फैमिली में पार्टीशन नहीं हुआ है उस फैमिली में बेटी की शादी होने के बावजूद बेटा बेटी का एक ही राइट है। तो आज अगर आप 60 इयर्स के भी हैं पर आपके फादर की प्रॉपर्टी में पार्टीशन नहीं हुआ है, तो आपको उसमें अपने ब्रदर्स, अपने कजिन से इक्वल राइट है। सो आप ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज में कम ले सकते हैं, उनको सेटल कर सकते हैं,
आप अपना राइट छोड़ भी सकते हैं, बट उन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आपका राइट इक्वल था। क्यों नाउ सो हिंदू सक्सेशन एक्ट में दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं, HUF या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, जो कि हम वारिसों को जाती है, यानी कि ब्रदर्स एंड देयर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग डॉटर्स, नॉट वाइफ्स। As far as individual property of a man is concerned, which he has earned from his own efforts, वो वाइफ और बच्चों को जाती है, और वो उसको विल बनाकर भी किसी को दे सकता है, केवल अपनी वाइफ को भी दे सकता है। सो ये है हिंदू सक्सेशन एक्ट। लेकिन ये क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और पारसीज, किसी और धर्म के लोगों को अप्लाई नहीं करता, उनको उनके धर्म का लॉ अप्लाई करता है। तो ये सिर्फ हिंदू फैमिलीज को अप्लाई करता है। अब हम आते हैं हिंदू मैरिज एक्ट पे। हिंदू मैरिज एक्ट किसके लिए है? ये है हमें बताने के लिए कि कौन सी मैरिजेस लीगल और वैलिड हैं। यानी इफ वी मैरी आवर फर्स्ट कजिन, तो हिंदू समाज में, एक्सेप्ट इन सर्टेन कम्युनिटीज लाइक इन साउथ इंडिया, मेरे खुद के फैमिली में, as per tradition it is permissible, but we cannot marry our masi's son. We can only marry our bua's son, because bua gets married in a different family. So normally हिंदू समाज में आप अपने कजिन से शादी नहीं कर सकते, ये वैलिड मैरिज नहीं है। आप अपने अंकल से शादी नहीं कर सकते, ये वैलिड मैरिज नहीं है। सो हिंदू मैरिज एक्ट हमको बताता है कि क्या मैरिज वैलिड है, क्या मैरिज इनवैलिड है। सेकेंडली, हिंदू मैरिज एक्ट हमें बताता है, पहले हिंदू लॉ में 1956 से पहले, इन 1955 से पहले हम तलाक नहीं ले सकते थे। चाहे आपका हस्बैंड आपको मारता हो, चाहे दूसरी लेडी रख ली हो, और पहले हिंदू समाज में भी आप 2 या 3 या 4 शादियां कर सकते थे। जैसे हमारे राजा महाराजे थे, वो 40-50 शादी कर सकते थे। तो हमारे हिंदू लॉ में बाइगैमी प्रोहिबिटेड नहीं थी। लेकिन 1955 में जब हिंदू मैरिज एक्ट आया, इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर को बहुत श्रेय जाता है। उन्होंने ये कहा कि महिलाओं को ये दुख क्यों सहना पड़े कि उनके रहते हुए दूसरी मैरिज कर ले हस्बैंड, तीसरी मैरिज कर ले। तो हिंदू मैरिज एक्ट में नंबर 1 ये लॉ लाया गया कि एक हिंदू आदमी या औरत एक वाइफ के होते हुए दूसरी तीसरी शादी नहीं कर सकता। पर ये बेनिफिट मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को नहीं गया था। दूसरी चीज है, हिंदू मैरिज एक्ट ने हमें डिवोर्स का राइट दिया। अगर हमें क्रूअल्टी के साथ ट्रीट किया गया है, यानी हमारे साथ मार पिटाई है, दूसरी तरह की सेक्सुअल क्रूअल्टी है, हस्बैंड फोर्सेस अस टू परपेट्रेट सेक्सुअल एक्ट्स which are against our dignity, that is also cruelty. Secondly, adultery. If husband is having an affair and is taking away our dignity, then if our husband is mentally unsound, so 4 या 5 grounds बनाए गए जिनमें हिंदू महिला को और आदमी को, दोनों को यह हक दिया कि मैरिज 7 जन्मों के लिए है, लेकिन ओनली इफ इट इज अ मैरिज विद डिग्निटी। पहले ये कहते थे कि मैरिज 1 जन्म के लिए नहीं है, क्रिश्चियंस में 1 जन्म के लिए थी, लेकिन हिंदुओं में तो हम 7 जन्म के लिए विवाहित थे। पर हिंदू मैरिज एक्ट ने हमें हक दिया कि अगर मैरिज में क्रूअल्टी, अडल्ट्री, अनसाउंड माइंड, चेंज ऑफ रिलीजन, bestiality, yani certain men had that illness, they were having sexual intercourse with animals, then the wife could go to the court and get a divorce. Thirdly, it gave us a right to maintenance. Now the problem with right to maintenance is, unlike in the USA, जहां आपका राइट बंधा हुआ है कि जो भी हस्बैंड की प्रॉपर्टी और इनकम है उसमें 50% राइट महिला का है। In India, the court will decide, certain conditions रखे हैं
कि हस्बैंड की इनकम, प्रॉपर्टी वो देखते हुए और लेडी का कॉन्डक्ट और चरित्र देखते हुए कि भाई एज अ वाइफ वर यू हैविंग अदर अफेयर्स, वर यू अ बैड वाइफ, वर यू नेग्लिजेंट. सो ये सारे फैक्टर्स देखते हुए आपका मेंटेनेंस तय करती है कोर्ट. तो इसमें एक नेगेटिव एस्पेक्ट है. आई एम मैरिड टू अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन. उनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है. ही इज अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर. I have a particular lifestyle. I am wearing particular kind of clothes. I am the master of my household. I am going, to certain restaurants, maintaining a particular lifestyle, having a car, driver. But जब डिवोर्स की बात आती है तो मेरे को कोर्ट कचहरी के 5, 6, 10 साल चक्कर काटने पड़ते हैं. तो क्रूअल्टी महसूस करने के बावजूद भी लेडी कहती है चलो मैं अपने घर में तो बैठी हूं, अगर मैं डिवोर्स के लिए जाऊंगी तो मेरे को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, तो इसीलिए वो कोर्ट में नहीं जाती. लेकिन आपको मेंटेनेंस का हक है, लंप सम मेंटेनेंस का भी हक है. इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इंटरिम मेंटेनेंस 6 से 8 महीने में बंध जाती है. बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, और इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मीडिएशन सेंटर स्टार्ट किया है. तो आप मीडिएशन सेंटर में लेटर लिख के बिना किसी लॉयर की मदद के, एक मीडिएटर की मदद के, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने फैमिली डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करा सकते हैं. अब मैं आती हूं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे. 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया. अब ये एक बहुत ही अच्छा एक्ट था, क्योंकि नंबर 1 ये हर रिलीजन की महिला को अप्लाई करता है. नंबर 2 ये मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में लगता है तो अ पुलिसमैन गोज टू सर्व द नोटिस. लेकिन ये सिविल लॉ है, क्योंकि कई बारी जैसा मैंने शुरू में कहा, फैमिली लॉ एक ऐसा हक है जो हम अपने लव्ड वंस के खिलाफ लेते हैं. तो हमको लगता है क्रिमिनल लॉ में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम उनको जेल में नहीं डालना चाहते. तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलता है, लेकिन इसकी रेमेडी सिविल है. इसमें केवल आपको मेंटेनेंस मिलती है, प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलता है कि आपको कोई घर से नहीं निकाल सकता, कस्टडी ऑर्डर मिलता है कि आपके बच्चे को कोई आपसे नहीं छीन सकता, प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलता है कि आपका हस्बैंड आपके साथ वायलेंस स्टॉप करे, और प्रोटेक्शन ऑफिसर इस कोर्ट से जुड़ा हुआ है जिसको आप समस्या के टाइम पर फोन कर सकती हैं. तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का क्या बेनिफिट है? कई बारी महिलाएं कहती हैं, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं मैडम मेरे हस्बैंड का शराब पीना बंद करवा दो, या वो दूसरी लेडी का साथ छुड़वा दो, मैं डिवोर्स नहीं चाहती. तो हिंदू मैरिज एक्ट में क्या था, डिवोर्स पिटिशन फाइल करने के बाद ही हम मेंटेनेंस मांग सकते थे. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में क्या है, डिवोर्स नहीं दे सकती ये कोर्ट. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में डिवोर्स से कोई लेना देना नहीं है. ये एक स्टॉप वायलेंस एक्ट है और एक सिंगल विंडो एक्ट है. पुराने लॉ में अगर हमको अपने बच्चों की कस्टडी चाहिए थी, आप अलग कोर्ट में जाते. अगर आपको केवल मेंटेनेंस चाहिए था, अलग कोर्ट में जाते. अगर आपको तलाक चाहिए, अलग कोर्ट में जाते. लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट में आप एक ही कोर्ट में सब कुछ मांग सकते हैं, बिना डिवोर्स लिए या बिना डिवोर्स मांगे. एज अ वाइफ आप अपने हक मांग सकते हैं, बिना अपने हस्बैंड को जेल में भेजे. अब मैं आती हूं क्रिमिनल लॉ पे. इंडियन पीनल कोड में आपके क्या हक हैं? 1980s में, मैं तो उस टाइम स्कूल में थी, बट आप में से बहुत लोग हैं जिनको ये दौर याद होगा. हर दूसरे दिन अखबार की सुर्खियों में आता था डाउरी डेथ, लेडी की किचन में केरोसिन डाल के आग लग गई. और ये स्लम एरिया की भी न्यूज थी, न्यू
फ्रेंड्स कॉलोनी जैसे पॉश एरियाज की भी न्यूज थी और मिडिल क्लास एरियाज की भी न्यूज थी। दहेज का जो प्लेग था वो हमारे सोसाइटी में फैल गया था। एक मोटरसाइकिल के लिए, एक गाड़ी के लिए लोग अपनी वाइफ को इतना, डॉटर इन लॉ को इतना तंग करने लग गए थे कि कई बारी लड़कियां सोचती थी, क्योंकि हमारे समाज में हमें बचपन से कहा गया है कि तेरी घर, इस घर से तेरी डोली गई है, अब तेरी अर्थी ही जाएगी। तो लड़कियां सोचती थी मैं कहीं नहीं जा सकती तो मैं भगवान के पास चली जाती हूँ। तो कई बारी वो सुसाइड कर लेती थी या उनको सास ससुर प्रोवोक करते थे। हस्बैंड कहता था कि भाई तू, तेरे जैसी लेडी तू सुंदर नहीं है, तू अच्छा खाना नहीं पकाती। बट ये सारे टॉन्ट्स इसलिए थे कि मदर और फादर उनकी ग्रीड को सेटिस्फाई करें। पहले मोटरसाइकिल दे, फिर गाड़ी दे, फिर घर दे, फिर सोना दे। तो इसीलिए क्रिमिनल लॉ में 498A आया और 304B, यानी कि 304B ये कहता था कि 7 साल, शादी के 7 साल के अंदर अगर आप अननेचुरल सर्कमस्टेंस में मरते हैं, यानी कि ये नहीं कि आपकी चाइल्ड बर्थ में डेथ हो गई या आपकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई, मतलब अगर आप जलाए गए या आपका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई या ऐसे कोई अननेचुरल सर्कमस्टेंस है, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि डाउरी की हवस से आपके इन-लॉज ने आपको मार दिया। ऑफ कोर्स वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर सकते थे। 498 एक थोड़ा ब्रॉड प्रोविजन था, उसमें 7 साल की टाइम लिमिट नहीं थी और उसमें लाइफ सेंटेंस नहीं है, सिर्फ 3 साल की सजा है। तो वो मेंटल क्रूअल्टी पे थी, यानी आप बहू को रोज ताने टोट के दो, अरे तेरे को तो कपड़े ही पहनने नहीं आते। कभी आप कहो कि भाई ऐसे भी केसेस आए हैं कि नई नई शादी हुई है, सास बेटे को कहेगी भाई बेडरूम का दरवाजा बंद मत कर, या उसी बेटे के बाथरूम में टॉयलेट जाएंगी रात को। तो इससे मेंटल स्ट्रेन आता है बहू और बेटे पे। दूसरी बात ये है कि बड़े से बड़े घर में शादी होने के बाद बेटा तो अपने ही घर में है, अपने ही माँ बाप के साथ है, लेकिन बहू तो टोटली न्यू एटमॉस्फेयर में आई है। उसको तो ये भी नहीं मालूम कि बाथरूम किस साइड पे है, फिर कितने बजे मैं उठूं, मदर इन लॉ को अच्छा लगेगा किचन उनका है, फिर मदर इन लॉ को भी आदत है वो अपने तरीके से सब चला रही है, वो बहू दूसरे सिस्टम से आई है। तो इस सिस्टम में जहां दोनों का दिमाग खुला है और वो प्यार से रहना चाहती हैं, तो मदर इन लॉ ही ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है कि डॉटर इन लॉ एक फ्रेंड बन जाती है। लेकिन कुछ केसेस में जहां मदर इन लॉ को ही इल ट्रीटमेंट दिया गया हो अपनी सास से, या उनके हस्बैंड अच्छे ना हो और उनको बेटे का ही सहारा है, वो डर जाती है कि अरे देखो कहीं ये बहू के कब्जे में आ जाए, तो वो शुरू से ही इल ट्रीटमेंट देती है अपनी बहू को और स्थिति खराब होने लगती है। तो 498 एक प्रोटेक्शन है कि आप एक पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत कर सकते हैं कि देखिए मेरे ससुराल वाले मुझे इल ट्रीट कर रहे हैं, सिविल कोर्ट में जाने के लिए, लॉयर वगैरह करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरा यहाँ पे समझौता करवा दीजिए। तो पुलिस स्टेशन ऑल्सो हैज अ महिला थाना जिसमें समझौते होते हैं। तो ये सास ससुर और हस्बैंड के लिए भी अच्छी चीज है। तो अगर आपकी बहू 498 की कंप्लेंट करती है, आपको खुश होना चाहिए कि भाई हमारी बन नहीं रही थी, वहां थाने में जाके चलिए समझौता कर देंगे, आप अपने रास्ते जाइए, हम अपने रास्ते जाएं। तो ये दोनों प्रोविजंस हैं जो आपको विवाहिक लाइफ में क्रिमिनल लॉ से मदद मिल सकती है। अब अपना क्योंकि हम एंड तक आ रहे हैं, मैं जल्दी से थोड़ा आपको पॉक्सो यानी प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बताना चाहती हूँ। क्योंकि जब हम लोग, अब मेरी भी
45 हो गई है, तो जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट स्वीट 16 कि लोग छेड़ते थे, ओ अब आप स्वीट 16 के हो गए हो, अब तो नजर रखनी पड़ेगी। 16th बर्थडे पार्टी वाज अ वेरी बिग बर्थडे पार्टी। आफ्टर 16 years we were allowed to have a friend who was a boy, या टेलीफोन पे बात करना अलाउ कर दिया जाता था। That is because क्रिमिनल लॉ में consensual sexual activity, be it kissing, be it anything else, was permitted after the age of 16. लेकिन now that age has become 18. ये कहना जरूरी इसलिए है that you must tell your sons, आपको अपने बेटों को ये बताना बहुत जरूरी है कि 18 years की एज से कम में अगर लड़की तैयार भी है, मतलब अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो और अपनी पसंद से, पहले तो ऑफ कोर्स हम उनको बोलते हैं कि देखो सेक्सुअल एक्टिविटी एक बहुत ही डेलिकेट एक्टिविटी है, इसको इतनी छोटी एज में मत करिए, क्योंकि इससे आपको कई तरह के इफेक्ट्स हो सकते हैं साइकोलॉजिकल। लेकिन ये एक क्रिमिनल ऑफेंस भी बन गया है अब, तो यू मस्ट टेल योर सन्स। दे मे थिंक कि भाई द गर्ल पहल कर रही है, लेकिन ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। 18 साल की उम्र के से कम में लड़का लड़की अपनी मर्जी से भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स रखें या किस करें या और किसी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी करें, ये अब एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो 18 इयर्स से पहले ओनली हाई एंड ओनली बाय, इट इज नाउ स्वीट 18 एंड नॉट स्वीट 16। सो ये बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ना चाहते हुए भी वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सेकेंडली, व्हाट्सएप ग्रुप्स इत्यादि में कोई मैसेज डालना, फोटो डालना, ये भी क्रिमिनल ऑफेंस है। तो अब हमें अपने बच्चों को समझाना है कि हमारे बचपन में तो मम्मी पापा थप्पड़ मार देते थे, लेकिन आज आपकी जेल हो सकती है और उसमें मम्मी पापा भी आपको नहीं बचा सकते। तो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस में अगर कोई आपकी बेटी की फोटो, बेटी की फोटो में किसी और की बॉडी पे उसका सर डाल दे, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो लड़के लड़कियों का ये समझना बहुत जरूरी है कि कंसेंट से आप अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। तो व्हाट्सएप चैट में, फोटो में, फिजिकल दोस्ती में आपको सिर्फ प्लेटोनिक दोस्ती रखनी है 18 साल से पहले। यू कैन बी फ्रेंड्स बट नथिंग एल्स, यू कैन नॉट बी गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, ओनली फॉर verbal talking, nothing more than that, no photo, no this, no that, because now prevention of child sexual abuse act ने इस interaction को बहुत strict कर दिया है। So you must educate your children about that and tell them to be very very careful, and अगर कोई friend भी इन चीजों में indulge कर रहा है उसको वो समझाएं। दूसरी बात ये है, कई बारी क्या होता है, the girl may join school 1 year less, so boy 12th class में है, girl first year college में है, यानी कि girl is 19, boy is under 18, तो boy तो जुवेनाइल हो गया, लेकिन girl के अगेंस्ट ऑफेंस बन सकता है। सो आपको अपने बच्चों को बहुत इस बारे में अलर्ट करना पड़ेगा। सो नाउ आई थिंक आई विल ओपन द सेशन टू क्वेश्चंस। आप मेरे से पूछिए एनीथिंग दैट इज नॉट क्लियर, या कोई आपको क्वेश्चंस पूछने हो। ओके नंदिता, आई थिंक भारती जी वांटेड टू आस्क समथिंग, आई कैन सी इन द चैट। या हाय नंदिता, आई हैव अ क्वेश्चन। लाइक यू सेड कि डॉटर इन लॉ का जॉइंट प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है, तो अगर ये कैसे होता है, अगर समझ लीजिए बेटा उनका चला गया कहीं, तो भी क्या डॉटर इन लॉ को मिलेगा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भारती, बिकॉज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में अब डॉटर्स का राइट है पर डॉटर इन लॉ का राइट नहीं है। डॉटर इन लॉ ओनली हैज अ राइट
in her husband's property. Okay. That too the property which he has created himself. So joint family की जो property है उसमें daughter-in-law only has a right to residence. यानी कि this is little delicate. I will try to explain it in stages. Suppose father-in-law, mother-in-law ने अपनी इनकम से एक प्रॉपर्टी बनाई है, यानी कि अपना अलग बिजनेस करके, जॉब करके, गवर्नमेंट सर्विस करके, कोई प्रोफेशन करके, और उन्होंने अपने बेटे बहू को अपने प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी सास ससुर के अपने प्राइवेट नाम में है, तो अगर उन्होंने बेटे बहू को अपने यहाँ रहने दिया है तो बेटा बहू सिर्फ लाइसेंसी हैं। किसी भी दिन आप अपने बेटे बहू को कह सकते हैं कि भैया आप हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं, प्लीज लीव दिस हाउस। उनको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी स्टे नहीं मिल सकता, उनको कोई राइट नहीं है। सिर्फ जब तक वो आपको खुश रख रहे हैं वो आपके साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेटा आपके साथ रह रहा है तो आप बहू को नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, यानी कि आपके दादाजी से आपके पास आई है बिना विल के, तो उसमें आपकी बहू को रहने का अधिकार है। आपकी बेटी पार्टीशन मांग सकती है कि भाई ये प्रॉपर्टी बेचिए, मुझे मेरा हिस्सा दीजिए। बहू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में पार्टीशन नहीं मांग सकती, लेकिन अगर वो वहां रह रही है तो आप उसको निकाल नहीं सकते, उसको रहने का राइट है। If anything happens, you know, to the husband, अगर बॉय को कुछ हो जाता है तो भी फिर डॉटर इन लॉ को कुछ नहीं मिलेगा या उसके बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा? तो अगर ये सास ससुर की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है तो ये उनका राइट है कि वो अपनी विडो, डॉटर इन लॉ और ग्रैंड चिल्ड्रन को कुछ दे या ना दे। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, HUF है, तो बच्चों का राइट तो जिस दिन वो पैदा हुए हैं उनका हक बन जाएगा। तो यानी अगर सास ससुर, हस्बैंड और मे बी हस्बैंड का एक भाई बहन है, 2 बच्चे हैं, तो 6 शेयर्स हैं। तो डॉटर इन लॉ डज नॉट हैव अ शेयर, योर डॉटर विल हैव अ शेयर। So daughter-in-law will not have a share, but her children will have a share, because they are born as co-partners. So इसमें जो daughter-in-law जैसे 20, 25, 30 सालों से एक फैमिली में मैरिड है, उसके लिए it is a little unfair, because उसने सेवा की है अपने सास ससुर की, उसने heirs पैदा किए हैं फैमिली के लिए, लेकिन as a widow her nand can claim a right as a owner, but she can only live there as a widow. But problem ये है how to decide how long is enough. So अब भाई 6-8 महीने रह के, 1 साल रह के आपने डिवोर्स ले लिया, तो then you cannot have a right. But this is the problem is हमारा समाज बदल रहा है, लेकिन कानूनी तौर पर बदल रहा है। तो बेटी तो शादी करके ससुराल चली जाती है, आपने उसको ससुराल में कोई राइट नहीं दिया, फादर की प्रॉपर्टी में राइट दे दिया। और बहू तो जो खराब बहू है वो तो कहती है कि भाई मेरे को तो अपने फादर से मिलेगा, मैं आपकी सेवा क्यों करूं। और जो अच्छी बहू है वो खाली हाथ रह जाती है। तो मेरे पास मैंने पिछले 1 साल में एक बहुत अच्छा ट्रेंड देखा है। मेरे पास सास ससुर आते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारी बहू ने हमारी बेटी की तरह सेवा की है, तो हम अपनी विल में सिर्फ अपने बेटे को नहीं, उसको भी प्रॉपर्टी में राइट देना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी हमने खुद बनाई है। तो जब ऐसा रिश्ता रहता है, बहू को शायद प्रॉपर्टी से कोई मतलब ही ना हो, जो इतनी अच्छी लड़की है, जो इतने प्यार से आपको माता पिता, लेकिन उसको एक डिग्निटी मिल जाती है कि मेरे सास ससुर ने मेरे को एक बेटी की तरह हक दिया। तो जो हक कानून ने नहीं दिया वो हक समाज दे सकता है।
और बहुत सारी नंदे हैं जो कि अपने फैमिली में खुश हैं, जिनके हस्बैंड सास ससुर अच्छे हैं, वो खुद अपनी तरफ से अपना राइट अपनी भाभी को दे सकते हैं कि भाई जो मेरा राइट था प्रॉपर्टी में। सो यहाँ पे हम महिलाओं को एक मौका मिला है कि हम लोग अपने समाज को बदलें। कानून ने तो अपनी समझ से समाज बदला है और डॉटर्स को राइट दिया है, पर यहाँ विमेन सॉलिडारिटी की थोड़ी जगह है जहां पे हम आपस में रादर देन नंद अपने हस्बैंड की ग्रीड को प्रमोट करने के बजाय, या डॉटर इन लॉ घर में लड़ाई करने के बजाय, या सास बहू को तंग करने के बजाय, अगर हम लोग साथ हो जाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज डॉटर इन लॉ का राइट सिर्फ मेंटेनेंस का और रेजिडेंस का है, वो भी सिर्फ HUF प्रॉपर्टी में, पर बच्चों का राइट है। Okay. Thank you, Nandita. So- Thank you so much. So Nandita, we have next question from Pooja Singh. She's asking you, can you please tell me what is the law for a lady who inherits ancestral property? Will it be Niji Sampatti or will it continue to be ancestral property? So this is also a very good question. So if you inherit the property without a will, which means that if your grandfather owned that property and it came to your father without a will, and then from your father it came to you, then it is ancestral property. It will go, your children will have a right in it from birth. But after 1956 law, prior to 1956, this was the system. But after 1956, they have said, अगर आपके फादर 1956 के बाद उनका देहांत होता है, तो चाहे आपको विल से प्रॉपर्टी आए या बिना विल के आए, that will be treated as your निजी प्रॉपर्टी। 1956 से पहले अगर आपको बिना विल के प्रॉपर्टी आई है तो वो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाती थी, यानी कि आप उसको किसी को दे नहीं सकते, उसमें आपके बच्चों का हक है। लेकिन 1956 के बाद अगर आपके फादर आपको विल करके प्रॉपर्टी देते हैं तो वो तो आपकी निजी प्रॉपर्टी होती ही है, यानी अगर आपको किसी की विल में प्रॉपर्टी मिलती है वो आपकी निजी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आपको बिना विल के भी अपने प्रॉपर्टी आती है एज अ लेडी और अ मैन, वो भी 1956 के बाद आपकी निजी प्रॉपर्टी बन गई है सेक्शन 6 के कारण। तो आप उसको किसी को भी विल कर सकते हैं, आप उसको बेच सकते हैं, उसमें किसी का कोई राइट नहीं है। एनीवे, लेडीज प्रॉपर्टी, वुमेन्स प्रॉपर्टी इज एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, उसमें उसका 100% राइट होता है। Okay. So I'm sure Pooja ji has got her answer. So next question is from Suneet ji. She's asking, can girl child have equal inheritance on her father's property even if the father has not named her in the will? So whoever is not named in the will has no right, क्योंकि जो हमारी अपनी निजी प्रॉपर्टी होती है, father cannot will HUF property. HUF property meaning from grandfather to father, great grandfather to grandfather, grandfather to father without a will, meaning जो प्रॉपर्टी आपने आपकी फैमिली में पुश्तों से चल रही है, जिस बिजनेस को आपकी फैमिली मेंबर्स साथ में चला रहे हैं, वो चीज विल नहीं हो सकती, उसमें डॉटर का राइट है। लेकिन जो प्रॉपर्टी विल हो सकती है, यानी जो उनकी खुद की कमाई से बनाई हुई प्रॉपर्टी है, अगर उन्होंने अपने बेटे को विल की है तो डॉटर विल हैव नो राइट इन। बट अगर वो दादा लाई प्रॉपर्टी है तो वो विल को चैलेंज कर सकती है कि ये मेरे फादर विल नहीं कर सकते थे, ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पे आई, मतलब उन्होंने अपने एफर्ट से वो नहीं कमाई। I hope the concept of personal property and ancestral property is clear. So in personal property, the daughter has no right if the father wills it to the son.
But in ancestral property, she can challenge the will. Okay. So next question is, sorry. If a daughter has signed a relinquishment deed in favor of her brother in 2004 regarding ancestral property and the father passed away in 2004 itself, can the daughter reclaim her property? Now it is a bit difficult because, you'll have to, the daughter will have to suggest that the relinquishment deed was by fraud, or it is a forgery, or, she was coerced. So you will have to challenge the relinquishment deed if the daughter wants. Otherwise, she cannot claim a right. In you can't. She'll have to say कि ये relinquishment deed मैंने कभी बना ही नहीं, या मेरे से सिग्नेचर दबाव में आके मुझे बुद्धू बना के, या मेरे से ब्लैंक पेपर पे साइन ले लिया और बाद में relinquishment deed डाली. Otherwise, you cannot claim a right. Okay, next question is from Tilotama, but can you unmute yourself, ma'am? Yes. Yes, ma'am. You have a lot of Yes, questions. Nandita ji, she has a lot of questions, so that's why I unmuted her. She can ask her questions now. Okay, ma'am, this is about a DV case or any divorce cases. To begin with, I want to ask you that if a woman had a successful career and which she gave up over time to set up the house of the husband, and they made a property which is in 50-50 name of the husband and the wife, but all the EMIs have been paid, of course, by the husband because he finally became the bread earner, while she decided to stay back home and look after home. And in case if she's filing for a DV or later moves into a divorce case, does she have to let go of the 50% property rights? Not at all. Not at all. Because what if he tries to show that I paid all the EMI, It doesn't and matter. so It doesn't matter because he has an obligation to maintain. He hasn't, okay, see, in a marriage where the wife is not earning or she's earning okay, less than the husband, the yes, ma'am. husband is obliged to provide her a residence and to provide Okay, her a house at the same status as okay, he had when they were together. okay, Secondly, okay, under the Benami Transaction Act, if you okay, purchase a property in somebody else's name, of course, husband, yes, wife is an exception. But yes, the only thing is that you cannot deprive him of his right. But he cannot throw you out of the house because he has an obligation to provide you a residence. And since he has purchased it in your name, you can always argue that it was for my benefit. So, what if she has left the residence then? very good. You go to domestic violence court and get a restraint order that he cannot come back to the residence. No, Because but you what are if he has started living there then, living where? in that particular property? No, if he's What if living there there, was a joint home, and yes, because of mental trauma, the girl left the house? Then what? then you can go to the domestic violence court and claim a right either to be put back into the house or Okay, to be compensated for your share of the house. Alternatively, you can file a partition suit in the civil court asking that your 50% share of the house be given to you. okay, But it is better to go in domestic violence court and seek maintenance. That okay, I be allowed to live in this house, which I am also a joint owner okay, of, and say, or okay, alternatively, he should rent me an okay, equivalent house to live in. okay. That way you Ma get more. Okay, ma'am, I heard from somewhere. So if he starts paying maintenance to court, and like how people put in rent control, No, right? no, no, nothing like that in maintenance. It goes straight to the woman. It's Okay, not, ma'am, what does the law now say about adultery? 2 years back, adultery, they no tried to longer make a an big, huge. offense. It's no longer an offense. Okay, so the woman can't prove adultery for the man either. See, if a woman, it was never an offense for a man. Oddly enough, the adultery law Wow.
was very unfair because it came under the provision for trespass. We women were considered the property of our husbands. So if a Wow. woman Okay. had a boyfriend, that Okay. boyfriend was punished for adultery because he trespassed on the woman who was property of her husband. But if a man had a girlfriend, you could not sue that girlfriend for adultery. So that is why Supreme Court said this law is rubbish and it's unfair and scrapped it. So only a wife's boyfriend was criminal for adultery, not a husband's girlfriend. But now you can freely have affairs. There is no crime of adultery. You can only seek a divorce. Or you can say it is cruelty under Domestic Violence Act. Ma'am, there's one very important question. What if there has been enough of emotional turmoil and torture for over about 18, 19 years? Yes. But you can't show anything, right? Because there's no scar. Who can show emotional scars? So what do you say? You just have to make a statement on affidavit. No proof is required. If a lady is coming to court after 18 years, that itself is proof that she is tortured. Because no lady after 18 years of marriage will be coming to knock the doors of the court. So you only have to state your story on an affidavit. That is adequate evidence. How does this happen, man? How does this affidavit happen? That you will have to approach a lawyer. If you don't have the means to get a lawyer, then you have to go to legal services. Every court has a legal services authority. So right in the ground floor, there's an information desk. You can ask them where the legal services authority is. They will, you go there and... Ma'am, your voice is going off. Ma'am, your voice is going off. Every woman has a right to a free lawyer from the legal services authority. And that lawyer will guide you how to file your case. Okay. All right. Ma'am, what is Sridhan? Sridhan is all the jewelry, gift and money that you get at the time of marriage from both your in-laws, guests, as well as your parents. That is the absolute property of a woman. And she can take it with her and do whatever she wants with. Okay. Thank you so much, ma'am. Most welcome. Okay, we have Parulji. Parulji, can you please unmute yourself and ask your questions? You have a raised hand. Are you there, Parulji? No. Okay. There's another raised hand by some number. I can't see a name. It says 79018. Can you please unmute yourself and ask your questions? No. Any more questions, guys? Anybody has any more questions? Okay, there is a question in the chat, Nandita ji. It says after 2020 judgment, if a man has only daughters and no partition has taken place till now, but father passed away before 2005, would it be a co-parency or HUF property? So, see, the 2020 judgment does not create a HUF. So suppose your father was an IAS officer. His property will remain his personal property, and the succession will happen as per first class heirs. Meaning your mother and the daughters will get equal shares. HUF property is what was joint between your father and his brothers, or between the grandfather and his brothers. So in that property, even if your father has died before 2005, if partition hasn't taken place, you as a daughter will have a right. But it doesn't mean that जो individual property है आपके father की वो HUF बन जाएगी. It means HUF में अगर partition नहीं हुआ, even though आपके father की death हो गई है, आपको उसमें अब right मिलेगा as a daughter, जो कि पहले नहीं मिलता था. So co-partner का क्या मतलब है? It just means हम वारिस, joint वारिसेस. So एक इसमें मैं आपको बहुत अच्छी चीज टैक्स बेनिफिट की बताना चाहती हूँ. पहले if a man had only sons or a lady
could not make an HUF for tax purposes with the daughters. Pehle, you had to have a wife and a child to make a HUF. Because अगर आप HUF बना देते हो, तो आप अपनी business की income 3 जगह दिखा सकते हो. So you can reduce your tax. But now you can make an HUF even with your daughter. As a lady, suppose I have a business income and I have a daughter, I can make an HUF also. First, only a man could make an HUF for tax purposes. Today, even a lady can make an HUF with her daughters and her husband. You understand my point? So, this tax benefit can be availed. You can open an HUF bank account as a karta. Before 2020, the lady could not be a karta. Now a lady can be a karta. So the eldest sister can be the karta now. So Nandita ji, next is Mr. कोई MD है? I can see. Madhavi here. Madhavi here. Nandita ji, hello. I just wanted to find out, like my grandfather had an HUF, and later he died without a will. So, but he had asked that if there was ever a partition, it would be under arbitration. So now it was divided amongst my father and his brothers. In that case, will now the properties come to my father? Will I have a share in that? Will I be still a co-partner? See, after 1956, unfortunately, the properties which have come to your father after partition become his self-acquired properties. Okay. So no child any longer has a right in it. Okay. But had partition not taken place, then you would have had an automatic right. But Okay. if the partition took place before 1956, Yes, you would have a right. But if it took place after 1956, it becomes the self-acquired property of your father, so he can do whatever he wants. No, this is before 1956. So then you have a right. You have a right, an equal right to your brothers. Okay. Yes. Thank you so much. Most welcome. Okay, next is Shobha Bathwal ji. Can you please ask your question? Yeah, I just wanted to ask one question. Maybe I joined late, maybe you have answered, repeat, that what is the present right for a daughter? So today a daughter in a nutshell has the identical right to property as her brother. Whether you are a girl or a boy, it does not make any difference as far as your right to property is concerned. So you have a right to property. Matlab, if there is any ancestral property which cannot be willed, you have the same right as your brother. But any property that your father has made by his own efforts and his own income, it is his right. He can give it just to his son, or he can give it just to his daughter, or he can give it in charity. So the law has given the daughter the same right as the son. But now it is for us to give the daughter the same education and the same opportunities as a son. So ab beti mein koi farak nahi. So this is this is related to ancestral property only, isn't it? Only. So if your father has that mentality of differentiating, then his own property mein he can still differentiate. Okay. Thank you very much. Okay, next is Bala Garg ji. Bala Garg ji, can you unmute yourself? Yeah, yes. Hanji, you have some questions. I think. Yeah, I have a question. Supposing if the daughter has relinquished her right in the property, in the father's property, and father is no more. The property is in the name of the mother and the brother. But now, after 5-7 years, if the mother wants to give it to the daughter, yes, the one who has left her right, she can she now? Yeah, because see, if the mother is the owner, yes, she is the owner of her own share. Okay. And what portion of the daughter's share the mother has got, she has become now the absolute owner. So she can most certainly give it to her daughter. Okay.
Thank no you. problem. Gift deed, she can make a gift deed, or best is to make a will. See, Okay. I don't recommend to senior citizens that Yes. in their lifetime, they should give their property to anybody else, Mhm. because it is their security. And Yes. in old age, you need security. But you can make a registered will so that your son cannot challenge it later. So proper will you make, you get 2 witnesses. One witness अपने doctor को बना लीजिए, because he can certify that you were in a mentally sound condition. And one witness, somebody from your lawyer's office, and then municipality में उसको register करवा दीजिए. Okay. क्योंकि वहाँ फोटो वोटो लेते हैं, so that after you, your daughter will get it. But it is very important that the original will document be given to the beneficiary. Okay. Okay. Thank you. Welcome. Next is Nutan ji. Nutan. या हाय नंदिता जी। नंदिता जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास ना 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तो जैसे मैं मैरिज करती हूँ अपनी बेटियों की, तो हम एज अ प्रॉपर्टी उनको उनके नाम से और मैं अपने नाम ज्वाइन करके दे सकते हैं? मतलब कोई हाँ, ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा वहां पे? अगर ऑब्जेक्शन होगा तो ऐसे घर में आप शादी मत कराइए, because ये बिल्कुल ही गलत लोग हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि हमारे नाम से क्यों नहीं, मतलब हमारा दामाद बोल सकता है कि हमारे नाम से क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं, ऐसा Okay. ऐसे दामाद के को तो दामाद बनाना ही नहीं चाहिए। आप उसको बोलो कि भाई आप मेरी बेटी के नाम में प्रॉपर्टी बनाओ, मैंने तो अपनी बेटी को तो दे दिया है, आप भी दो। मतलब मैं अपना नाम ज्वाइन कर सकती हूँ ना उनके साथ में? Certainly, definitely, आप अपना नाम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। Most welcome. So guys, with this, I think we are almost done with the session. And the last answer that Nandita gave, I can see her, the little Nandita that I knew, कि भाई अगर ऐसा वो बोल रहे हैं ससुराल वाले, तो ऐसे घर में शादी करने की जरूरत क्या है आपको अपनी लड़की की? I remember when I was getting married, she used to ask me, गुड़िया दीदी ऐसा तो नहीं है ना, गुड़िया दीदी ऐसा तो नहीं है ना, and we used to say नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, and she was like ऐसे घर में शादी नहीं करनी. She used to tell my dad, पदम अंकल ऐसे घर में शादी नहीं करना जहाँ कुछ ऐसे बोले दीदी कि ऐसे घर में शादी नहीं करना. So I think this is very Nandita, and thank you Nandita for such a lovely session. I'm sure a lot of queries have been answered today. And guys, I have shared her number in the chat. If anybody has any more queries, I'm sure she would be ready to answer. क्योंकि इसका काम है लोगों के rights के लिए लड़ना, बस. Anytime आप WhatsApp भेज दीजिए, then whenever I have time, I'll reply. Because sometimes in court, we can't take the call. Right. So please feel free. No problem at all. I have shared the number in the chat, guys. Please note down before we shut off. And with this, I would thank all my audience and Bharti again and Nandita. And with this, I will announce tomorrow's session. Tomorrow's session is by Sapna Khandelwal ji herself. And she's going to tell us about Adhik Maas. I'm sure आप सबको पता होगा कि ये हमारा आजकल अधिक मास चल रहा है, तो ये अधिक मास क्या है, क्यों है, तो ये सब इसके बारे में कल सपना जी बताएंगी. And with this, I will end the session. Thank you, everyone. Thank you.